राम राम सभी को। आज वाली क्लास आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी स्टूडेंट हैं जो एचएसएससी ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस ग्रुप सी मेंस का एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए आज वाली क्लास को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज वाली क्लास में हम इंडिया जीके के महत्वपूर्ण टॉप 100% को आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपके एचएसएससी के एग्जाम्स में आते हैं। बहुत सारे आपको इजी लेवल, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको बार बार करवाता हूं, लेकिन हमारे एचएसएससी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, या आप बोल सकते हो कि हार्ड लेवल के होते हैं। और आपने काफी बार सुना भी होगा कि भाई ये क्वेश्चंस तो पता नहीं कहां से आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये तो किसी टीचर ने पढ़ाया ही नहीं था। और टीचर भी आपने सुना होगा कि ये क्वेश्चंस किसी ने नहीं किया, आपने भी नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वो क्वेश्चंस यहां पर मैं आपके लिए लेके आया हूं, बड़ी मेहनत से ये क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए हैं। 100 क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक क्वेश्चंस के साथ आप 2-3 क्वेश्चंस और याद कर लोगे तो इसका मतलब आज कम से कम आप 200 से 300 क्वेश्चंस याद करने वाले हो। और मैं वादा करता हूं जिस स्टूडेंट ने ये इस पूरी क्लास को देखा वो लास्ट में बोलेगा वाह सर जी मजा आ गया, इतने शानदार क्वेश्चंस हैं। क्योंकि लास्ट तक देखने की हिम्मत सिर्फ उसी स्टूडेंट के पास होगी जो रियली में सिलेक्शन लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि इजी लेवल के क्वेश्चंस होते तो बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे होते हैं। जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें ये खोपड़ी गर्म होना स्टार्ट हो जाती है ना, इसका इंजन फेल होना स्टार्ट हो जाता है, तोते उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, तो स्टूडेंट छोड़ के भाग जाते हैं। ये वही स्टूडेंट होते हैं जो बोलते हैं कि मैं इतने नंबर से रह गया, सीईटी में मेरा स्कोर नहीं हुआ, ग्रुप डी में कर लूंगा, ग्रुप डी में नहीं हुआ अब और किसी भर्ती में कर लूंगा। ये वो स्टूडेंट होते हैं। लेकिन अगर आपको रियली में सिलेक्शन लेना है तो आज वाली क्लास को देखना। आज आपका कोई टेस्ट नहीं है, सारे क्वेश्चंस भी यहां पर लिखे हुए मिलेंगे, उत्तर भी लिखे हुए मिलेंगे। जिनको सिर्फ अब प्रश्न उत्तर देखना है तो वो प्रश्न उत्तर भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको यहां पर बड़े प्यार से याद करवाते हुए चलूंगा, हर एक क्वेश्चन अपने आप में वैल्यू रखने वाला है, तो पूरी क्लास को जरूर देखना अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। और मैंने थोड़ा सा आज इंग्लिश में भी डाल दिया है, हिंदी इंग्लिश, क्योंकि आज हार्ड लेवल के क्वेश्चंस थे तो बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाती है, तो आज प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन से ही पता चल गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस आज मैं करवाने वाला हूं। क्या है कि मध्य 18वीं सदी के बंगाल के संदर्भ में दस्तक शब्द का अर्थ क्या था, यह आपको बताना है। क्वेश्चंस को समझिए। देखो जब तक आप क्वेश्चंस को नहीं समझोगे आप आंसर नहीं कर सकते, ठीक है। और हां एक बात और बता देता हूं, जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता, जिनको जीके में प्रॉब्लम होती है, जो ये कहता है सर जी मुझे क्वेश्चंस बता दो मैं रट लूंगा, तो आज वाले क्वेश्चंस को भाई रट ही लेना, ये आपके काम आने वाले हैं, ठीक है जी। इनको रटना है आप सभी को। जिनको समझ में आ जाता है, याद हो जाते हैं समझाने से, अच्छी बात है। जिनको नहीं होता तो भाई रटने हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। ये 100 के 100 क्वेश्चंस आपके मुंह जुबानी याद होने चाहिए। चलो तो 18वीं सदी की बात हो रही है, और उसके भी मध्य की मतलब बीच में 18वीं सदी की बात हो रही है, तो बताना है कि बंगाल के संदर्भ में दस्तक शब्द का क्या अर्थ था। तो इसका अर्थ क्या था, देखो उत्तर नीचे लिखा हुआ है, सभी क्वेश्चंस का लिखा हुआ है, हमें याद करना है। अब देखो इसका मतलब क्या था, मैं आपको बताता हूं कि उस समय क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन चल रहा था, और जो वो अपना व्यापार करती थी, जिस तरीके से आप देखते होंगे कि भाई रोड पे लगा देते हैं कि आपको टोल भरना है या चुंगी देनी है, आपको टैक्स देना है, ये देखा होगा ना। तो उस समय ये हटा दिया गया था, तो दस्तक उसी को बोला जाता था। दस्तक चीज किसको बोला जाता था? उसी चीज को बोला जाता था कि कर मुक्त व्यापार का परमिट, यानी कि टैक्स नहीं देना, ठीक है जी। कर मुक्त का मतलब क्या होता है? जिसमें टैक्स नहीं देना होता है और व्यापार कर सकते हो, जैसे कि रोड टैक्स, टोल टैक्स जो आपको दिखाई देता है बार बार, वो नहीं देना होता था। उसी को क्या बोला जाता था? दस्तक। एचएसएससी लेवल के क्वेश्चंस अभी देखने से आपको पता चलेगा। चलो देखते रहो, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, या इसके संस्थापक कौन थे। ये आपके एचएसएससी के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यह की गई थी भाई ज्योतिराव फूले जी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिराव फूले जी के द्वारा की गई थी। और मैं यहां पर लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफी ज्यादा चर्चा में रहा है ये वर्तमान में।
ठीक है जी, काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहां से अब आपको 2-3 क्वेश्चन याद होने वाले हैं। कोलाचेल का युद्ध 1741 में जहां त्रावणकोर सेनाओं ने डचों को हराया था, महत्वपूर्ण था क्योंकि ये जो ये युद्ध हुआ था ये किस वजह से महत्वपूर्ण था, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये किस वजह से महत्वपूर्ण था ये अपने को बताना है, इसका महत्वपूर्ण क्यों था। चलो इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं कि पहली बार था जब एक भारतीय राज्य ने एक यूरोपियन नौसैनिक शक्ति को हराया था, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो ये देखिए यहां से कई क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। आपसे पूछा जाएगा कि जो कोलाचोल का युद्ध था ये कब हुआ, ठीक है, इस प्रकार से पूछा जाएगा कि ये कब हुआ। तो ये कब हुआ था भाई, यहां पर आपका स्पष्ट लिखा हुआ है 1741 में। कब हुआ था, 1741 में। किस किस के बीच में हुआ था, तो ये हुआ था भाई त्रावणकोर की सेनाओं के और डचों के बीच में हुआ था, ये अपने को याद रख लेना है। इसमें विजय किसकी हुई थी, तो जो त्रावणकोर की सेनाएं थी उसकी विजय हुई थी और डचों की क्या हुई थी, हार हुई थी, ये अपने को याद रख लेना है। ठीक है जी। और यहां पर डच वगैरह की बात आ रही है तो मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारे देश में आने वाले पहले कौन थे, पुर्तगाली थे, और सबसे लास्ट में जाने वाले भी क्या थे, पुर्तगाली थे। ठीक है जी, जो बाहर के लोग आए थे ना उनमें पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे अंत में भी कौन गए थे, पुर्तगाली ही गए थे, ये अपने को ध्यान रख लेना है। आपको पता होगा वास्को डी गामा आया था, ठीक है, तो ये याद हो गया। यहां से 3-4 क्वेश्चन याद हो गए कि आपका कोलाचेल का युद्ध है वो 1741 में हुआ, जिसमें त्रावणकोर की सेनाओं ने इस युद्ध को जीता था, डचों को हराया था, 1741 में हुआ था। और ऐसा पहली बार हुआ था कि जब भारतीय राज्य ने एक यूरोपियन नौसैनिक शक्ति को हराया था, कि बाहर से आई हुई शक्ति को हराया था, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, नौसेना का मतलब समझते हो ना, नौसैनिक यानी कि उस समय क्या होता था कि जल के रास्ते से आते थे। जो पुर्तगाली आया था, वास्को डी गामा आया था, आप सभी को पता होगा, वो भी जल के रास्ते से आया था। उसने हमारे जल के मार्ग की खोज की थी। 1498 में कालीकट बंदरगाह पर आया था। कहां पर आया था भाई, कालीकट बंदरगाह पर आया था वास्को डी गामा। और अपने हरियाणा में भी एक फेमस डायलॉग है इसके ऊपर बना हुआ है कि वास्को डी गामा भारत कब आया, सर जी जाड्डा में आया था, सुना होगा ना, तो याद रख लेना, क्योंकि कोट पहन रखा था। ठीक है, हमको बता के नहीं, मुझे देख के नहीं बता सकते ना कि जाडे में बना रहे हैं कि सर्दी में बना रहे हैं कि गर्मी में बना रहे हैं कि कौन सा मौसम है, नहीं पता। चलो, प्राचीन भारत में आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? प्राचीन भारत में आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? ये भाई सारे क्वेश्चंस अपने एचएसएससी के लेवल के हैं। एसएससी वाले क्वेश्चंस में नहीं करवा रहा यहां पर कि एसएससी वाले, रेलवे वाले नहीं करवा रहा कि किसी भी बुक से उठाए और वो क्वेश्चंस डाल दिए। एचएसएससी का अपना एक लेवल होता है। और एक बात और बता देता हूं, एचएसएससी में उल्टा सिस्टम चलता है। बाकी और में क्या होता है कि भाई छोटे लेवल का एग्जाम है वो थोड़ा इजी होगा, फिर हार्ड होगा, फिर हार्ड होगा, फिर यानी 10th लेवल का इजी, 12th लेवल का उससे हार्ड, ग्रेजुएशन लेवल का उससे हार्ड। ठीक है, लेकिन अपने यहां पर क्या होता है कि एचएसएससी ग्रुप डी का पेपर सबसे हार्ड डालते हैं, बाकी एग्जाम्स इजी डाल देते हैं। तो ग्रुप डी वालों ध्यान रख लेना। ये अभी मुझे ध्यान नहीं है, बहुत साल पहले की बात है, बहुत साल तो क्या बोल सकते हैं, लगभग शायद 2018-19 के आसपास की बात होगी ये, जब ग्रुप डी का जो पेपर आया था ना भाई एचएसएससी में, वो पेपर मैंने दिया था, बड़ा खतरनाक पेपर था। तो याद रख लेना ग्रुप डी का पेपर बहुत खतरनाक आता है, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है जी, ग्रुप डी का नहीं, मतलब दिया नहीं था, मतलब देखा था। ठीक है, ग्रुप डी का पेपर नहीं दिया। चलो, प्राचीन भारत में आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे ये आपको बताना है। आपको बताना है तो क्या हो जाएगा, मखली गोसाल हो जाएगा। याद कर लो, रट लो, ये नाम याद होने वाले वैसे नहीं है, इनको रटना पड़ेगा, इनको आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है जी,
क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो याद नहीं होते, उनको बार बार रिवीजन करके दिमाग में सेट करना होता है। जैसे बचपन में आपको पहाड़े याद नहीं होते थे ना, तो आपसे हमारे टीचर क्या बोलते थे, मास्टर जी, कि भाई खड़े हो जाओ और बोलो 2 एकम 2, उसके पीछे पीछे हम बोलते रहते थे 2 दूनी 4, तो वो क्या हो रहा होता था, रिवीजन हो रहा होता था। तो बार बार आप रिवीजन करोगे तभी ये याद हो पाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? भाई सिंधु घाटी सभ्यता, पढ़ लेना ये टॉपिक, मैंने कई बार पढ़ा दिया है, अपने नोट्स में भी अवेलेबल है, जो मैंने जीके की मैराथन बताई थी उसमें भी अवेलेबल है, तो पढ़ लेना। मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो मोहनजोदड़ो है वो क्या हो जाएगा भाई, सिंधु नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। कौन सी नदी के किनारे स्थित हो जाएगा? सिंधु नदी के किनारे। कौन से देश में स्थित है? भारत में नहीं है भाई, ये पाकिस्तान में है। कौन से देश में है? पाकिस्तान में है। और इसी मोहनजोदड़ो को मर्तकों का टीला भी कहा जाता है। मर्तकों का टीला, मर्तकों के टीले के नाम से भी जाना जाता है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। और सिंधु सभ्यता के ज्ञात स्थलों में से दूसरा है, पहला है हड़प्पा, और वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। हड़प्पा स्थल है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित हो जाएगा? रावी नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मुगल सम्राट औरंगजेब की दक्कन नीतियों के लिए तैलुफ ए रोशनाई शब्द किसने गढ़ा था? यह आपको बताना है। मुगल सम्राट औरंगजेब की दक्कन नीतियों के लिए तैलुफ ए रोशनाई शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? ठीक है जी। तो औरंगजेब आप सभी जानते हो कि मुगल सम्राट था जो सबसे क्रूर राजा था, मतलब कि बोल सकते हो कि क्रूर का मतलब समझ गए होगे आप, है ना। तो सबसे क्रूर राजा था औरंगजेब। और ये क्या था? मुगल वंश का था। तो मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में आता है भाई, इसलिए याद करना पड़ता है। किसके द्वारा की गई थी? बाबर के द्वारा की गई थी, अपने को ध्यान रख लेना है। बाबर के बाद कौन आया था? हुमायूं आया था। हुमायूं के बाद कौन आया था? अकबर आया था। अकबर के बाद कौन आया था? जहांगीर। जहांगीर के बाद कौन था? शाहजहां। उसके बाद कौन था? औरंगजेब। ठीक है जी। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। और ये जो तहलुफ है रोशनाई शब्द घड़ा गया था, ये किसके द्वारा घड़ा गया था? सतीश चंद्र जी के द्वारा घड़ा गया था, ये अपने को ध्यान रख लेना है, सतीश चंद्र। और दक्कन की जो नीतियां हैं वो किससे संबंधित हो जाएंगी? ये औरंगजेब से संबंधित हो जाएंगी। और औरंगजेब के समय में जो राजा रहे थे जिन्होंने औरंगजेब को जीने नहीं दिया, टक्कर नहीं दिया, वो हमारे भारत के कौन से राजा थे? बताइए बताइए भाई, कौन से राजा थे? कोशिश कीजिए। ठीक है जी, बताओ जिसमें दक्कन में औरंगजेब को जीने नहीं दिया था। जैसे अकबर है ना, इसको महाराणा प्रताप जी ने जीने नहीं दिया था, कभी इसकी हिम्मत नहीं हुई थी अकबर की कि महाराणा प्रताप जी के सामने आ जाए लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए। ठीक है, चलो बताइए। अरे मराठा सम्राट थे भाई, बताओ। वीर शिवाजी। ठीक है जी, याद रख लेना क्योंकि एग्जाम्स में आता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सराई घाट की लड़ाई अहोम साम्राज्य और खालिस्तान के बीच लड़ी गई थी। क्योंकि हमारा हरियाणा है ना, युद्ध का स्थल रहा है। बाकी सारे काम पूरे देश में कहीं पर कराओ, फिर बाद में लड़ाई हमारे हरियाणा में कर लेना। जैसे आपने देखा होगा पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई, बड़े बड़े लोग पूरे देश में लड़ते रहे, लेकिन मेन युद्ध हुआ तो हमारे हरियाणा में आ गए। फिर आप सभी को पता होगा धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के बारे में तो पता ही होगा, महाभारत का युद्ध भी यहां पर हुआ है। तो अब बताइए, इसलिए एग्जाम्स में यहां पर युद्ध वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो सराई घाट की लड़ाई है वो 1671 में लड़ी गई थी। ये डेट भी अपने को याद रख लेनी है। क्या डेट भी आपको याद होनी चाहिए। और ये किस किस के बीच में हुई थी भाई? अहोम साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच में हुई थी। किस किस के बीच में लड़ी गई थी? अहोम साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच में लड़ी गई थी सराई घाट की लड़ाई। बोलते हो ना सर जी ये युद्ध तो पढ़ा ही नहीं एग्जाम में, कहां से आ गया?
यहां से आता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस में आप सभी को पता है, बहुत अच्छे अच्छे पानीपत के युद्ध करवा चुका हूं, कुरुक्षेत्र के बारे में बता चुके हैं, लेकिन ये वाले क्वेश्चंस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना है आपको। तो सराई घाट की लड़ाई, क्योंकि रिवीजन करो, खुद बोलो, जब तक आप बोलोगे नहीं ना, बोल बोल के याद नहीं करोगे, ये याद नहीं होंगे भाई। आपको लग रहा होगा ना कि एक बार देख लिया याद हो जाएंगे, नहीं हो गया, ईमानदारी से बता रहा हूं। तभी तो मैंने बोला है कि लास्ट तक बहुत कम स्टूडेंट बचेंगे, क्योंकि सिलेक्शन बहुत कम का होता है भाई। ठीक है जी, इसके फिल्टर पाट जाएंगे। ठीक है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो क्वेश्चंस का लेवल बढ़ने वाला है, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको दिखने वाले हैं। तो सराई घाट की लड़ाई कब हुई थी? 1671 में अहोम साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। 1932 का पूना समझौता मुख्य रूप से किससे संबंधित था? लैंग्वेज देख लो, आपके एग्जाम की है, एसएससी के एग्जाम की लैंग्वेज यहां पर नहीं लिखी हुई, ये अपने एचएसएससी के एग्जाम की लैंग्वेज लिखी हुई है, जिसको पूना समझौता या इसी को पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, पूना पैक्ट इसी को बोल दिया जाता है। तो ये किस किस के बीच में हुआ था, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हुआ था भाई महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। ठीक है जी, महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। और किसको लेकर हुआ था? ये दलित वर्गों को लेकर हुआ था, दलित वर्ग को लेकर। ठीक है जी, दलित वर्ग। तो यहां पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व करने के लिए यह हुआ था, दलित वर्गों के लिए। फिर इस पुणे समझौते के बाद गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। तो यह भी अपने को ध्यान रख लेना है, क्योंकि जब आपके सामने आता है हरिजन सेवक संघ तो आपको लगता है भीमराव अंबेडकर जी का, नहीं, महात्मा गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी, तो 1932 का पूना समझौता या पूना पैक्ट भीमराव अंबेडकर जी के और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था, दलित वर्ग को लेकर, एससी को लेकर। चलो आगे बढ़ते हैं। नील की खेती करने वालों के उत्पीड़न पर आधारित नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? नील की खेती करने वालों के उत्पीड़न के ऊपर आधारित यह नाटक है, जिसका नाम है नील दर्पण। इसके लेखक कौन है? वैसे नील की खेती के बारे में मैंने महात्मा गांधी जी वाला टॉपिक पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बता रखा है। तो आप बताइए नील दर्पण के लेखक कौन थे? अब ये उत्पीड़न कैसा होता था मैं आपको बताता हूं। जैसे नील की खेती करवाई जाती थी, तो जिस जमीन पर नील की खेती होती थी उस जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है वो खत्म हो जाती थी, यानी कि उसके ऊपर फिर दूसरी फसल होना बंद हो जाता था। और किसानों को जो रुपए भी मिलते थे वो भी बहुत कम रुपए दिए जाते थे। ठीक है जी, यानी कि रुपए भी कम मिलेंगे और आगे से उसके ऊपर फसल होना भी बंद हो जाएगा, वो जमीन भी खराब हो जाएगी। ये बहुत बड़ा उत्पीड़न था। तो आप बताओ, तो इसका यहां पर एक नाटक लिखा गया है जिसका नाम क्या है? नील दर्पण। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे दीनबंधु मित्र हो जाएंगे। ठीक है जी, दीनबंधु मित्र हो जाएंगे, याद कर लेना। ठीक है जी, और नील की खेती वाला आप समझ गए होंगे। तो नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। आगे बढ़ते हैं। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? ये तो आपके एचएसएससी के पिछले एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। भूदान आंदोलन है वो किसने शुरू किया था? बहुत बार आपने सुना होगा, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए होंगे तो इस क्वेश्चंस को देखा भी होगा। तो जो भूदान आंदोलन है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था भाई विनोबा भावे जी के द्वारा। किसके द्वारा? विनोबा भावे जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, भूदान आंदोलन की। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंध नहीं रखता, ये अपने को बताना है। सबसे पहले धोलावीरा। धोलावीरा आप सभी को पता है कि भाई गुजरात के कच्छ में स्थित है, गुजरात में स्थित है। लोथल है, ये भी कहां पर है? ये भी हमारे गुजरात में है भाई। कहां पर है? गुजरात में है ये भी। और ये किससे है भाई? हड़प्पा स्थल ही है। ठीक है जी। और इसके अलावा कालीबंगा कहां पर हो जाएगा? कालीबंगा राजस्थान में है ना। तो ये 3 हो गए, अब चौथा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहां पर आंसर हो जाएगा सन्नाटी।
और ये क्या है भाई, एक बुद्धिस्ट साइट है, यानी बुद्ध धर्म से संबंधित है। ये अपने को ध्यान रख लेना, हो सकता है कि एग्जाम में ये भी आ जाए कि कौन से धर्म से संबंधित है, तो बुद्ध धर्म की एक साइट है, बौद्ध धर्म की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि प्रसिद्ध गांधार कला शैली किस राजवंश के शासनकाल में विकसित हुई थी? जो गांधार कला शैली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए, कि प्रसिद्ध गांधार कला शैली है वो किस राजवंश के शासनकाल में विकसित हुई थी? मैं 2 बार किस लिए रिपीट करवा रहा हूं, ताकि एक बार आप सुनोगे, आप साथ में खुद भी रिपीट करोगे क्वेश्चंस को, और फिर आंसर तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको याद करवाने हैं। फिर जब आपका टेस्ट होगा ना, उस समय आपसे पूछा जाएगा, इस बात को नोट कर लेना। तो किससे संबंधित हो जाएगा भाई? कुषाण वंश से या कुषाण राजवंश के शासनकाल से संबंधित हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले ही लिख दिया है, क्योंकि एचएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गांधार कला शैली है वो किससे संबंधित हो जाएगा? कुषाण राजवंश से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस भारत सरकार अधिनियम से संबंधित है? ये क्वेश्चन तो आपने कई बार एचएसएससी में देखा होगा, बहुत बार। एचएसएससी क्या, हर एग्जाम्स में ये पूछा गया क्वेश्चन है। मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस भारत सरकार अधिनियम से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? यहां पर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। किससे संबंधित हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1919 से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको याद रख लेना। ठीक है जी, मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड। आगे बढ़ते हैं, चलो आंसर कीजिए अब। बक्सर का युद्ध, ठीक है, बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसकी सेनाओं के बीच में हुआ था? मैंने ये आपको बताया भी है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया भी है, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध। ठीक है जी, तो बताओ आप, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? सबसे पहले तो ये याद कर लीजिए, 1764 में। ठीक है जी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब और अवध के नवाब और मुगल सम्राट के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, इन्हीं के बीच में हुआ था ना। क्या है? हाँ ठीक है, ठीक है, सही दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है कि धन का निष्कासन शब्द किसने लोकप्रिय बनाया था, यह आपको बताना है। धन का निष्कासन शब्द, और मैं यहां पर एक बात और बता देता हूं, ऐसा नहीं सिर्फ यहां पर आज वाली क्लास में हिस्ट्री के क्वेश्चंस ही होंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी होंगे, आपके पॉलिटी के भी क्वेश्चंस होंगे, आपके ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस होंगे, आपके इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आपको देखना है, ऐसे नहीं कि ये सोचो सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चंस ही होंगे, नहीं, सभी के होने वाले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं कि धन का निष्कासन शब्द किसने लोकप्रिय किया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जो 1931 में राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो यह अध्यक्षता की गई थी भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा की गई थी। अब इस क्वेश्चन को दोबारा याद कीजिए, क्योंकि ये एग्जाम्स में अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ? 1931 में। 1931 वाला अधिवेशन कहां हुआ? कराची में हुआ था। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपसे पूछा जाता है, क्योंकि इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि भाई भगत सिंह, राजगुरु और जो सुखदेव जी हैं, इनकी प्रशंसा की गई थी। समझ रहे हो? जो उस समय हमारे देश के क्रांतिकारी थे ना, उनकी प्रशंसा बहुत कम की जाती थी, तो इसमें क्या की गई थी? प्रशंसा की गई थी।
इसके अलावा पूर्ण स्वराज्य की मांग को भी दोबारा से उठाया गया था कि हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज्य चाहिए। ठीक है जी। और जो उनका बलिदान था, जो मैंने अभी आपको बताया, भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, उनके जो बलिदान को सराहा, उनको प्रशंसा की, ठीक है, लोगों तक बातों को पहुंचाया, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की थी। सहायक संधि प्रणाली है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो ये किसके द्वारा शुरू की गई थी, वेलेजली के द्वारा। ठीक है जी, वेलेजली के द्वारा। और यहां पर एक बात आपको बता देता हूं, जितने भी गवर्नर जनरल हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं, जो वाइसराय बने थे उनके क्या क्या कार्य हैं, ये आप सभी को याद कर लेना है। ठीक है जी। और जिनको याद नहीं है, जिनको बुक्स वगैरह पे अगर आपके पास नहीं है, तो अगर आपके पास हमारे नोट्स होंगे तो उस नोट्स में आपको ये मिल जाएंगे, हर के बारे में डिटेल से लिखा हुआ है। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे, यहां से एक क्वेश्चन आता ही है, आपने देखा होगा बार बार, तो याद जरूर कर लेना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं कि रंपा विद्रोह 1922-24 का नेतृत्व किसने किया था। तो इसकी डेट तो आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा सिर्फ यही कि रंपा विद्रोह है, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था भाई, सीताराम राजू जी के द्वारा, अल्लूरी सीताराम राजू जी के द्वारा किया गया था रंपा विद्रोह का नेतृत्व। ठीक है जी। और विद्रोह और क्रांति में क्या फर्क होता है। विद्रोह का मतलब होता है सरकार के खिलाफ करना, समझ रहे हो। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने को क्या बोला जाता है, विद्रोह बोला जाता है। जैसे कि हमारे 1857 की क्रांति है, हम उसको 1857 की क्रांति बोलते हैं, लेकिन अंग्रेज उसको क्या बोलते हैं, और हमारी बुक्स में क्या लिख के गए हैं, वो 1857 का विद्रोह, क्योंकि वो ये मानते हैं कि उनकी सरकार थी तो उनके खिलाफ हुआ था। लेकिन क्रांति का मतलब होता है खुद के हक के लिए लड़ाई करना। तो हमारे देशवासियों ने क्या किया था, खुद के हक के लिए लड़ाई की थी। तो 1857 की क्रांति हम मानेंगे, विद्रोह नहीं मानेंगे। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं कि व्यक्तिगत सिद्धांत इनमें से किस रियासत ने लागू नहीं किया था। ठीक है जी, व्यक्तिगत सिद्धांत है, किस रियासत ने लागू नहीं किया था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये याद रख लेना है किसने लागू किया था। तो ये सतारा के द्वारा है, इसको लागू किया गया था, याद रख लेना। व्यक्तिगत सिद्धांत है सतारा के द्वारा, झांसी के द्वारा और नागपुर के द्वारा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इनके द्वारा है, इसको लागू किया गया था। बाकी जो भी ऑप्शन होगा वो आपका नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलो यादूब की संधि में किसका अंत चिन्हित किया गया है, यह आपको बताना है। यादूब की संधि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यादूब की संधि है, उसमें किसका अंत चिन्हित किया गया है। तो पहला आंग्ल बर्मी युद्ध हो जाएगा, बर्मा युद्ध या बर्मी युद्ध। ठीक है, पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। और इसकी डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो यादूब की संधि है वो कब हुई थी, तो 1826 में हुई थी। कब हुई थी, 1826 में हुई थी। ठीक है, 1826 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, वाइकोम सत्याग्रह मुख्य रूप से किससे संबंधित था। वाइकोम सत्याग्रह, ये वो क्वेश्चन है जो लगता है ना पता नहीं कहां से पूछ लिया एचएसएससी ने, वो क्वेश्चन यहां पर है। ठीक है, जो हमारे हार्ड लेवल के क्वेश्चंस की जो सीरीज होगी ना, मुझे पता है कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा सर जी इनसे रिलेटेड और क्वेश्चंस करवाइए। अभी एक बार याद कर लो इनको, टेंशन मत लो। मैंने आपसे वादा किया है कि आप तैयारी नहीं कर रहे, आपको सिलेक्शन नहीं लेना, मुझे आपका सिलेक्शन करवाना है। मैं उसके लिए जो बेस्ट कर सकता हूं। अभी एक बार एक एक क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनको याद कर लो। मुझे पता है आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी, सर जी यादूब की संधि किस किस के बीच में हुई ये तो बता दो। अरे बताएंगे सब कुछ, सारी चीजों का रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, फिर एक बार क्या होता है कि जैसे ये लड्डू बनते हैं ना, तो स्टार्टिंग में क्या है, आटे को भूना जाता है
और अगर उसको ज्यादा भून दिया, फिर उसके अंदर आप चाहे कितना ही काजू बादाम पिस्ता अखरोट कुछ डाल लो, उसका स्वाद बनेगा ही नहीं, वो खाने का मन करेगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए आपको थोड़ा हल्का भुना जा रहा है, ताकि अच्छे से आपके गूंद के लड्डू बने और खा के हेल्थ बने अच्छे से, ठीक है। जो उसका काम है वो सफल हो जाए, बस। चलो टेंशन मत लो, सब कुछ करवाऊंगा, हर एक क्वेश्चंस आपके टिप्स पे होगा। मैं यहां पर लिख के दे रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा, मैं ये ईमानदारी से बोल रहा हूं। अगर आपको ने कोई क्वेश्चंस नहीं किया, और सिर्फ इंडिया जीके की बात नहीं कर रहा भाई, पूरे हरियाणा में मैथ, रीजनिंग, इंडिया जीके, साइंस, और इसके अलावा आपका हिंदी हो गया, और इसके अलावा और कौन सा बच गया, हरियाणा जीके हो गया, और कुछ तो बच तो नहीं गया ना। ये सारी चीजें करवा रहा हूं, इंग्लिश को छोड़कर। इंग्लिश मैंने बोल दिया है नहीं, वो अपने बस की नहीं है, ठीक है, आउट ऑफ कवरेज एरिया है वो। जो पढ़ाएंगे वही आएगा, उसी लेवल का आएगा, ठीक है। बस देखते रहो, याद करते रहो। तो बताओ, वाईकोम सत्याग्रह मुख्य रूप से किससे संबंधित हो जाएगा? बताओ भाई, किससे संबंधित हो जाएगा? तो वाईकोम सत्याग्रह है, ये निचली जातियों के लिए मंदिर प्रवेश का अधिकार है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। क्योंकि नीचे ऑप्शन नंबर डी में देखो 2 दिया हुआ है। जब भी अगर आपको ऐसे दिया हुआ ना ए बी बी सी, तो आपको सारे ऑप्शंस को पढ़ना है, वरना जल्दबाजी में हम इसी को आंसर कर देंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन जब आपको ए बी बी सी दिखे ना, ये ट्रिक्स होती हैं, तो आपको पूरे ऑप्शंस को पढ़ना होता है, ठीक है। वैसे पहले वाला ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर देखो यहां पर नीचे देखोगे तो अस्पृश्यता उन्मूलन, ये इससे भी संबंधित है। तो क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी। ये तो नीचे नजर चली गई तब दिख गया, वरना हम ऊपर वाला आंसर करके निकल जाते, ठीक है। तो ऐसे आपको देखना होता है, ऑप्शंस आपको देखने होते हैं जब आपको यहां पर लिखा होता है ना, जब 2 ऑप्शन एक साथ लिखे होते हैं, ठीक है। और भाई जिनको लगता है ना ये जो बहुत छोटी सी बात है, ये आज के समय भी चलती है, ठीक है। मैंने तो अपने हरियाणा में तो नहीं देखा, ठीक है, सही ईमानदारी से बता रहा हूं, लेकिन राजस्थान में देखा था। फिर अपने हमारी फैमिली से रिलेटेड हैं, उन्होंने इस चीज को अलाउ करवाया, यानी कि जो मेरे ससुर जी हैं, ठीक है, उन्होंने इसके लिए लड़ाई की और इस चीज को अलाउ करवाया, ठीक है। भाई ये बात सुन के रोंगटे खड़े हो गए, सर्दी से नहीं खड़े होते। देखो कि आज के जमाने में भी ये चलता है, ठीक है। रोंगटे आप देखो सर्दी से नहीं खड़े होते, आपको पता है ना, बिल्कुल सर्दी नहीं लगती है। लेकिन ये देखो बात सुनते ही कि आज के जमाने में भी ऐसा होता है, फिर लोग कैसे देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं? जो लोगों के साथ इतना बुरा होता है वही समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते इस फीलिंग को, ठीक है। भाई मैं जनरल कास्ट से हूं, मैं बिल्कुल नहीं समझ सकता इस चीज को, लेकिन फील किया ना तब पता चल। देख सकते हो यार, ऐसा नहीं कि झूठ नहीं, बाकी झूठ वाला काम है ही नहीं अपना, ठीक है। तो जब ये बात मेरी वाइफ ने मुझे बताया, मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ अपने ससुर जी के ऊपर, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, ये आपको बताना है। तो आपको पहले याद होने चाहिए कि भाई इनमें से कौन कौन सा था, तो फिर आप आराम से कर लोगे। और वैसे यहां पर देख सकते हो डिटेल में लिखा भी हुआ होगा, ठीक है जी। चलो, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहां पर दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा, ठीक है जी। सदस्य नहीं था, ये अपने को बताना है। जो सदस्य थे उनका नाम याद है, गोपाल स्वामी जी, एम मुंशी जी और टी कृष्णा माचली जी। तो मैं यहाँ पर पॉलिटी एक स्पेशल क्लास करवाऊंगा ना, जिसमें बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा, तब आपको ये याद करवा दूंगा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कहां की गई थी? जो स्वदेशी आंदोलन है उसकी औपचारिक घोषणा है वो कहां पर की गई थी, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था कलकत्ता के अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में इसकी घोषणा की गई थी, स्वदेशी आंदोलन की, ठीक है जी, स्वदेशी आंदोलन की। और कांग्रेस की बात आई है तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी भाई,
कहां पर हुई थी? बंबई में हुई थी, क्योंकि कई बार आ चुका है ये कांग्रेस। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जो देश की आजादी से पहले की कांग्रेस थी, उसके बारे में यहां पर बात हो रही है। तो 1885 में बंबई में इसकी जो की गई थी। ठीक है जी, और पहला अधिवेशन भी वहीं पर हुआ था। WC बनर्जी, AO हयूम, दोनों याद होंगे ना। चलो, कैबिनेट मिशन योजना 1946 ने प्रस्तावित किया था। तो जो कैबिनेट मिशन योजना है उसने क्या प्रस्तावित किया था? ऑप्शन पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि एक कमजोर केंद्र के साथ एकीकृत भारतीय संघ, भारत और पाकिस्तान में विभाजन नहीं, ये तो भाई पहले ही डिसाइड हो चुका था। भारत को डोमिनियन का दर्जा, कांग्रेस के तत्कालिक सत्ता, तो यही हो जाएगा कि एक कमजोर केंद्र के साथ एकीकृत भारतीय संघ। ठीक है जी, तो इसका मतलब था कि हमारे देश के जितने भी राज्य हैं, ठीक है, उन सभी को मिलाया जाए। उस समय तो आप सभी को पता होगा रियासतें थी, तो उन सभी को मिलाया जाए और उनका सभी का अपना अपना राज्य हो और बीच में एक केंद्र हो। ठीक है, जिस प्रकार से अभी है ना, तो ये इस प्रकार से था। चलो आगे बढ़ते हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट के साथ साथ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताया है। ठीक है, तो प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है भाई दादा भाई नारोजी जी के द्वारा, दादा भाई नारोजी के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान के बारे में बेसिक चीजें आपको पता है, बहुत बार बता चुका हूं, बताने की आवश्यकता नहीं है। चलो फिर भी बता देते हैं, आ गया है तो, कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, जिसके लिए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ये क्वेश्चन सब थोड़े पुराने हो चुके हैं, ये इतने ज्यादा नहीं पूछता, लेकिन बता देते हैं कि आपका आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय इसके लिए लगा था। ठीक है जी, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है जी, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। पहले जो राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, पहले जो प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है? तो जो हमारा वित्त आयोग है ये कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 280। सारे के सारे इंपोर्टेंट अनुच्छेद आपको याद करने हैं। ठीक है, पूरी की पूरी लिस्ट अपने नोट्स में है भाई। ठीक है, मैंने बोला ना नोट्स आपको लेने पड़ेंगे, बुक्स लेके आओ, बुक्स में नहीं मिलेगा इतना कंटेंट। बड़ी मेहनत की जाती है, ऐसे नहीं कि कहीं से उठाया कुछ भी डाल दिया कुछ भी कर दिया, ऐसे नहीं होता भाई। बड़ी मेहनत लगती है चीजों को लिखने में, बनाने में। ठीक है, लिखा हुआ है, लिखने में सोचो कितनी मेहनत लगती है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद नंबर 280। आगे बढ़ते हैं कि संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट था भाई। आप इसको बोल सकते हो कि इसने संविधान की नींव को भी हिला दिया था, यानी कि ये बोल सकते हो कि एक नया संविधान की रचना कर दी थी। जो एक केस था ना, केशवानंद भारती जो केस था, ये इसको क्या बोला जाता है? मिनी संविधान भी आप बोल सकते हो। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा? केशवानंद भारती मामला हो जाएगा। और ये कब था? 1973 में, ये भी याद रख लेना। ठीक है जी, तो संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया था? तो ये हो जाएगा केशवानंद भारती मामला। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इस केस से पता चला था कि किस प्रकार से केस को लड़ा जाता है, उससे कैसे बदलाव किए जाते हैं, किस प्रकार से वो केस एक उदाहरण बन जाता है। ये जो केस है ना केशवानंद भारती मामला, ये एक उदाहरण है भाई। ठीक है,
बड़ा खतरनाक केस था ये। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिद्धांत के अनुसार भारतीय संघीय प्रणाली का नहीं है? प्रणाली की नहीं है, ये आपको बताना है। भारतीय संघीय प्रणाली की नहीं है, इनमें से आपको बताना है। लिखित संविधान हमारे देश का क्या है? लिखित संविधान है, ये बिल्कुल ठीक बात है। नहीं है वो बताना है ना, तो ये तो लिखित संविधान है, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो जो हमारी न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, तो ये है। हाँ भाई, संविधान में ऐसा ही लिखा हुआ है, ठीक है जी। द्वैध शासन प्रणाली है, बिल्कुल भाई ये भी ठीक है। तो फिर कौन सा ठीक नहीं होगा? डी वाला ठीक नहीं होगा कि राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि सभी का अलग अलग है, तो ये अपने को याद रख लेना। राज्यसभा आई है, तो राज्यसभा आप सभी को पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी भंग नहीं होती, भंग नहीं होती है राज्यसभा, ठीक है, भंग नहीं होती। और इसका कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, और इसका सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तो ये भी अपने को ध्यान रख लेना है साथ में, ठीक है जी। तो राज्यसभा के राज्यों का सम्मान नहीं होता, अलग अलग होता है। भारत का लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, द्वैध शासन प्रणाली है, ये बाकी सब कुछ ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें होती है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति है वो किसके पास होती है? तो हमारे देश में कोई भी अगर बदलाव करना है, इस चीज को ऐसे याद रखो कि हमारे देश में कोई भी बदलाव करना है, चाहे संविधान में बदलाव करना हो, चाहे और कुछ में बदलाव करना हो, तो वो शक्ति सिर्फ भारत की संसद के पास होती है, ठीक है जी। किसके पास होती है? भारत की संसद के पास होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके पास होती है? भारत के संसद के पास। कुछ भी बदलाव करना है ना, तो वो कौन कर सकता है? भारत की संसद कर सकता है। आपने देखा होगा कि बिल आ गया, बिल पास हो गया, संसद में अब लागू हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही होता है। चलो, क्योंकि जो नेता होते हैं वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। जैसे अगर राज्य में बात करें तो जो हम विधायक बनाकर भेजते हैं वो मुख्यमंत्री बनाते हैं, जो हम सांसद बनाकर भेजते हैं वो जाके प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो वो हमारे नेता होते हैं जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं और फिर वही कानून वगैरह बनाते हैं। चलो, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं को सूचीबद्ध करती है? ये अपने को बताना है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं को सूचीबद्ध करती है? तो कौन सी अनुसूची हो जाएगी भाई? 8वीं अनुसूची। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है जी। 12 अनुसूचियां हो जाएंगी। इसके अलावा हमारे संविधान में कितने भाग हैं ये भी पूछा जाता है, तो 25 भाग हैं, ये अपने को ध्यान रख लेना है। भाग नहीं समझ में आया क्या? अरे मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हमारे मौलिक अधिकार है भाग नंबर 3 में है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है भाग नंबर 4 में है, मौलिक कर्तव्य है भाग नंबर 4 के ए में है, ठीक है जी। जो हमारे भारत का संघ और उनके राज्यों के बारे में बात करता है भाग नंबर 1 में है, जो नागरिकता के बारे में बात करता है वो भाग नंबर 2 में है। तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान रख लेनी है, ठीक है जी। तो भाग समझ गए होंगे किन की बात कर रहा हूं। और अनुसूचियां कितनी हो जाएंगी आपकी? यहां पर 12 अनुसूचियां हो जाएंगी। हमसे पूछा है कि कौन सी अनुसूची है जो भाषाओं हैं, जो हमारे देश की भाषाएं हैं, ठीक है जी, उनको मान्यता दी गई है, वो कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। तो अनुसूचियों की एक क्लास में मैं आपको डिटेल से बता दूंगा, ठीक है जी। चलो, जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा ना, पॉलिटी की एक स्पेशल क्लास होगी, उसमें जो जो बातें मैंने बोली है कि इनकी के बारे में बात करेंगे, वो डिटेल से बात कर लेंगे। चलो, संघीय शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है। तो संघीय शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है। कहां पर किया गया है ये आपको बताना है। कहां पर किया गया है? संघीय शब्द तो हमारे क्या बोला जाता है भाई? राज्यों का संघ। संघीय नहीं बोला जाता, राज्यों का संघ। भारत एक देश है, भारत हमारा देश नहीं है,
ठीक है जी। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यानी कि सभी राज्यों को मिलाकर बना हुआ एक संघ है। तो बात समझ में आ गई, राज्यों का संघ है। तो हम तो वैसे तो देश ही बोलते हैं, लेकिन भारत क्या है हमारा, जो भारत माता है वो क्या है भाई, वो राज्यों का संघ है, यानी कि सारे राज्य एक साथ मिलते हैं। तो आंसर तो आपने देख लिया होगा कि कहीं पर नहीं लिखा हुआ। अनुच्छेद 1 नंबर में मैंने आपको बताया था क्या लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर घोषित किया जाता है, यह आपको बताना है। राष्ट्रीय आपातकाल 352, तो जो 352 लगता है ना, जब हमारे देश के ऊपर या तो कोई युद्ध हो रहा हो, या कोई बाह्य आक्रमण हो रहा हो, या सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, तो उस समय क्या लग जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। तो ये अपने को याद रख लेना है। 3 क्वेश्चन यहां से पूछता है। पहला तो है अनुच्छेद नंबर 352 से, तो ये जो ये राष्ट्रीय आपातकाल लगता है युद्ध के समय में लगता है। उसके बाद है 356। 356 होता है भाई किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रीय जो शासन लगा दिया जाता है। आपने देखा होगा कि वहां पर सरकार है वो मुख्यमंत्री जी से नहीं संभल रही, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, तो वहां पर जो राष्ट्रीय शासन लगाया जाता है वो अनुच्छेद नंबर 356 के तहत लगाया जाता है। तो याद कर लेना, 356 के तहत क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन। और 360, ये तीनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आते हैं। 360 के तहत लगता है वित्तीय आपातकाल, वित्त आपातकाल या वित्तीय आपातकाल आप इसको बोल सकते हो, जो हमारे देश पे आज तक नहीं लगा और उम्मीद करते हैं भाई लगना भी नहीं चाहिए। तो ये जो वित्तीय आपातकाल क्या होता है कि जो देश कंगाल हो जाता है, ठीक है जी, जिसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, वहां पर ये वित्तीय आपातकाल लगता है। फिर उसके बाद तो देश बर्बाद ही हो जाता है। तो 360 है, हमारे देश में नहीं लगा और उम्मीद करते हैं, राजनेताओं से भी उम्मीद करते हैं कि भाई थोड़ा संभल के चलना, ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल नहीं लगा आज तक, तो ये हो जाएगा 360 वित्तीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 352 राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, जो युद्ध वगैरह हो जाते हैं उस समय पे ये लगता है। आगे बढ़ते हैं। अरे आपातकाल इमरजेंसी आपने सुना होगा ना, जिसके ऊपर अभी भी डिबेट चलते रहती है कि जो इमरजेंसी लगा दी थी ये वो, तो वो चीजें हैं। चलो, निम्नलिखित में से किसके पास संघ की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती व सेवा शर्तों के लिए नियम और विनियम बनाने का संवैधानिक शक्ति होती है, ये किसके पास होती है? तो ये जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है भाई? ये राष्ट्रपति जी के पास होती है। किसके पास होती है? राष्ट्रपति जी के पास होती है, ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है जी। लेकिन एक बात याद रखना, हमारे देश में क्या है कि भारत का जो सबसे बड़ा नागरिक है या पहला नागरिक है वो कौन है? राष्ट्रपति है। जो संघ में सबसे बड़ा नागरिक होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री जी को दी गई है। पद सबसे बड़ा राष्ट्रपति का है, लेकिन शक्तियां सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री के पास है। वैसे ही राज्य में पद सबसे बड़ा राज्यपाल का होता है, लेकिन जो शक्तियां होती हैं वो किसके पास होती हैं? मुख्यमंत्री के पास होती है, ठीक है जी। चलो, राष्ट्रपति और जो राज्यपाल है वो तो नाम मात्र के ही बच जाते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति बनता है वो उसी पार्टी का बनता है, जैसे अभी आप देख लीजिए, ठीक है जी। और ये हमेशा से ही होता है, ऐसा नहीं कि इस बार, हमेशा से ही ऐसा ही होता है। तो जो प्रधानमंत्री ने बोल दिया वो राष्ट्रपति कर ही देता है। चलो, और जो मृत्युदंड दिया जाता है उसको क्षमा करने की शक्ति भी, क्योंकि एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, जो मृत्युदंड दिया हुआ है उसको क्षमा करने की शक्ति किसके पास होती है? वो भी राष्ट्रपति जी को ऊपर होती है, ठीक है। चलो, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो जो मंत्री परिषद होती है, ठीक है जी, मंत्री परिषद वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये हो जाएगा भाई आपका लोकसभा के प्रति, ठीक है, लोकसभा के प्रति, ठीक है। जैसे विधानसभा का जो नेता होता है वो मुख्यमंत्री बनता है, लोकसभा का नेता होता है जो क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? इनमें से आपको बताना है संवैधानिक निकाय इनमें से कौन सा नहीं है। वित्त आयोग है,
ये हमारा संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, ये भी क्या हो जाएगा, हमारा संवैधानिक निकाय हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, ये भी यूपीएससी भी, ये भी हो जाएगा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ये नहीं है, ठीक है जी। ये तो नीचे वाला यूपीएससी है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है यूपीएससी, इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव याचिका तय करने की शक्ति किसमें होती है। भारत के राष्ट्रीय पद के लिए चुनाव याचिका तय करने की शक्ति किसमें निहित होती है, बताइए बताइए भाई, आंसर क्या हो जाएगा। देखो मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय वो सबसे बड़ा होता है, लेकिन जो सबसे बड़े को संभालने के लिए भी तो कोई होगा, तो उसको संभालने के लिए होता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है जी। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश, तो क्या हो जाएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, या अगर उसका मुख्य न्यायाधीश लिखा हुआ होता तो वो भी हो जाता, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार देता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 137। सारे के सारे अनुच्छेद याद कर लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट, वो पूरी लिस्ट है वो आप सभी को पढ़ लेनी है, ठीक है जी। पूरी की पूरी लिस्ट है वो आप सभी को पढ़ लेनी है, अपने नोट्स में अवेलेबल है। चलो, विधायी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसमें निहित होती हैं। विधायी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसमें निहित होती हैं, तो क्या हो जाएगा, ये किसमें हो जाएगा भाई, संसद में हो जाएगा। और अगर आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल नंबर 248, अनुच्छेद नंबर क्या हो जाएगा, 248 हो जाएगा। आगे है कि धन विधेयक कहां प्रस्तुत किया जाता है। तो जो धन विधेयक होता है वो ओनली लोकसभा में होता है। कहां पर होता है, सिर्फ लोकसभा में। कहां पर हो जाएगा धन विधेयक, ये एचएसएससी ने भी पूछा है कई बार ये क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना कि धन विधेयक है वो कहां पर प्रस्तुत किया जाता है। तो जो धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है भाई, ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है जी। चलो, आपने सुना होगा ना, जो विधेयक या बिल है, लोकसभा में आया, विधानसभा में आया, आपने सुना होगा, ठीक है, राज्यसभा में आया, लेकिन ये सिर्फ कहां पर होता है, लोकसभा में। भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो जिस तरीके से मौलिक अधिकार, मैंने क्या बताया था, मौलिक अधिकार याद करवाया जब, कि ताकत वाली चीजें, तो वर्तमान में कौन देश ताकतवर है, अमेरिका है, ठीक है जी। तो मौलिक अधिकार कहां से लिए गए थे, अमेरिका से लिए गए थे। अब यहां पर देखिए क्या है, यहां पर क्या है कि न्यायिक समीक्षा, तो अगर हमारे देश में अभी जो सबसे मजबूत है ना, वो भाई न्याय ही है, न्यायिक की ही है, ठीक है जी। अगर वो भी गड़बड़ा गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए मजबूती के लिए क्या, अमेरिका। तो बस, अरे ये याद करवा दिया मैंने, ठीक है जी, तो याद कर लो, क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, ठीक है जी। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो जो राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है उस राज्य के हाई कोर्ट के द्वारा दिलवाई जाती है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ठीक है जी। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसके द्वारा दिलवाई जाती है। और राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलवाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और उल्टा कर लेना इनको, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति जी, ठीक है जी। ऐसे आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस विधान संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता थी, यह आपको बताना है। तो बताइए कौन सा होगा, निम्नलिखित में से किस विधान संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता थी। तो हो जाएगा कौन सा, 101वां संशोधन, जो किससे संबंधित है, जीएसटी से संबंधित था, ठीक है, जीएसटी से संबंधित था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उससे संबंधित हो जाएगा। तो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी, क्योंकि बीजेपी के समय में ही हुआ है, तो अभी सरकार भी उसी की है,
तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो याद कर लेना 101वां जीएसटी। ठीक है, चलो। भारत के महान्यायवादी किसकी इच्छा के अनुसार पद धारण करते हैं? तो मैंने आपको बताया कि जो महान्यायवादी हैं या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो सभी किसके द्वारा होते हैं? राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है जी, किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं कि संविधान की 5वीं अनुसूची किसके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? 5वीं अनुसूची के बारे में यहां पर बात कर रहा है। 5वीं अनुसूची, ये पूरी की पूरी अनुसूची है ना, एक अगले वीडियो में मैं आपको करवा ही दूंगा। अगले वीडियो में पॉलिटी के जो मैंने आपको बताया ना, उनको करवा देंगे, वरना आप बोलोगे सर जी बोलते हो करवाते नहीं हो। तो पहले उन्हीं को हम कंप्लीट कर लेंगे एक बार, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, तो बताइए कौन सी अनुसूची, सॉरी 5वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित हो जाएगी? तो ये हो जाएगी अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति। ठीक है जी, तो इसमें जो क्षेत्र है वो शामिल किया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? बताओ, राज्य निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो अगर कोई हटाना है तो सबसे ताकतवर व्यक्ति लगेगा इसको हटाने के लिए, तो क्या हो जाएगा? हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान तरीके के आधार पर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, संसद के सदनों के स्त्रावसान की शक्ति किसके पास होती है? बताइए। तो संसद के सदनों के स्त्रावसान की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है भाई? वो होती है राष्ट्रपति जी के पास। किसके पास होती है? राष्ट्रपति जी के पास। ठीक है, चलो। बाकी सारे अधिकार राष्ट्रपति जी को दिए गए हैं, लेकिन जहां पर ज्यादा ताकत की आवश्यकता होती है, पावर, वो प्रधानमंत्री के पास। ठीक है जी, यानी जो सिग्नेचर वाला व्यक्ति है वो है राष्ट्रपति, और पावर वाला व्यक्ति है वो कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। और ऐसे ही स्टेट में है राज्यपाल और मुख्यमंत्री। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम बजट बोलते हैं, ठीक है, संसद में किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत किया जाता है? तो बजट काफी इंपॉर्टेंट है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण बजट है, वो संसद के किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत किया जाता है? तो 112 के तहत, अनुच्छेद नंबर 112 के तहत। आप सभी क्या करते हो? जो छोटे छोटे अनुच्छेद है ना, 10, 12, 30, 40, 50 तक याद कर लेते हो, उसके बाद वाले जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो आप याद नहीं करते, और एग्जाम में यही पूछता है। किसी एग्जाम, अभी एग्जाम उठा के देखना, एचएसएससी का आप एग्जाम उठा के देखना, आपको दिख जाएगा कि कौन से अनुच्छेद पे पूछ रहा होता है। लगभग 100+ वाले ही है ना, आजकल ज्यादा पूछता है, तो उन सभी को आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि संविधान 101वां, ठीक है, 101वां अधिनियम 2016 किससे संबंधित है? जैसे ही 101वां आ गया, अरे अभी तो हमने याद किया था 101वां, मैंने क्या बताया था कि भाई बीजेपी के समय में हुआ है, जीएसटी से संबंधित है। तो बताओ किससे हो जाएगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, फुल फॉर्म भी मैंने पहले ही आपको बता दी थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किससे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं यहीं से आपसे पूछता हूं जो एचएसएससी ने कई बार पूछा है, ठीक है, एचएसएससी ने कई बार आपसे पूछा है, तो आपसे भी बताओगे कि शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। क्या करना है भाई? आप सभी को कमेंट करके ये बताना है भाई, कमेंट करके बताओ सभी स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि एक व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए तब योग्य होता है यदि वह कम से कम खालिस्तान तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो। ठीक है जी, तो ये आपको बताना है। बताइए, बताओ कि कोई व्यक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कब नियुक्त हो सकता है? तो कम से कम उसको क्या होना पड़ेगा? 5 साल तक उसको क्या रहना पड़ेगा भाई? हाई कोर्ट का जज रहना पड़ेगा, तब जाकर वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, जज बनने के लायक हो सकता है।
इसके अलावा अगर जज के बारे में ना दिया गया हो, वकील के बारे में पूछा हो, तो 10 वर्ष तक उसने वकालत की होगी, तब जाकर वो इस पद के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है जी। अगर 5 साल तक जज रहा है तो भी अप्लाई कर सकता है, 10 साल तक उसने वकालत की है तो भी वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है जी, तो ये याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं कि अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है। देखो ये भी 100+ वाले ही है सारे ऑप्शन ही। तो जो अंतरराज्यीय परिषद है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना है वो किसके तहत की गई है, ये आपको बताना है कौन से अनुच्छेद के तहत की गई है। तो अनुच्छेद नंबर 263 के तहत की गई है। ठीक है, तो ये यहां पर अपने 50 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। और आज वाली क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, क्योंकि और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे ना, देखो ये क्वेश्चन सारे के सारे हैं, ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। और अगर आपने इनको याद नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी, आपको क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और यहां तक क्लास देख ली वो बहुत बड़ी बात है। आप सभी योद्धा हो भाई जिन्होंने यहां तक क्लास देखी है, क्योंकि इजी क्वेश्चंस नहीं थे कि हर कोई स्टूडेंट देख ले। और भाई एक बार इसको दोबारा दोहरा लेना मेरे कहने से। आप भी बहुत सारी चीजें भी तो देखते हो और भी इजी क्लास पढ़ोगे ना, इसको एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेना। ठीक है, मैं जो बाकी बचे हुए अपने और क्वेश्चंस हैं उसको हम अगली क्लास में कर लेंगे। इसमें हमने हिस्ट्री और पॉलिटी कर लिया है, आगे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स कर लेंगे। और ये जो सीरीज है ये कंटिन्यू चलते रहेंगे। मैं उस सीरीज के ऊपर लिख दूंगा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, इस बात को नोट कर लेना, हार्ड लेवल के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लिख दूंगा। और बाकी जो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है ना, टेंशन मत लेना, वो सारे याद करवाऊंगा। बस ये स्टार्टिंग की 2 क्लास होंगी, एक तो ये है, एक दूसरी क्लास होगी। उसमें जो ये 100 क्वेश्चन एक बार समाप्त हो जाएंगे ना, फिर इनका रिवीजन करते रहेंगे। इनके एक्सपेक्टेड साथ साथ और जो क्वेश्चन हैं उनको भी इंक्लूड करते रहेंगे, और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको भी करते रहेंगे, ताकि इनका भी दोबारा से रिवीजन होता रहे। क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे भूल जाओगे, और मुझे पता है आप बहुत कम रिवीजन करने वाले हो, मुझे ही आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है, और जिनके पास नोट्स नहीं है, नोट्स लेना चाहते हैं, तो नोट्स अपने ऐप पे मिल जाएंगे भाई। हिंदी भाषा में, इस बात को भी नोट कर लेना, हिंदी भाषा में है। ठीक है, और ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, 99 रुपए में आपको ये मिल रहा है। ठीक है, मन है तो ले लेना, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। और अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।